आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा 10वीं के पाठ 10 फिजिक्स का चैप्टर 1 है और साइंस का पाठ 10। पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। परावर्तन और अपवर्तन क्या है? ये प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन होता है। परावर्तन अपवर्तन प्रकाश का एक गुण है। परावर्तन इसके बारे में आगे भी पढ़ेंगे पूरा विस्तृत से। अपवर्तन क्या है, प्रकाश का अपवर्तन कैसे होता है, क्या होता है अपवर्तन, इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम प्रकाश के बारे में जानते हैं कि व्हाट इज लाइट, प्रकाश है क्या चीज़। तो उसके बारे में यहाँ पे संक्षिप्त बातें पॉइंट्स लिखे हुए हैं। जैसे पहला पॉइंट है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। प्रकाश कोई वस्तु नहीं है बल्कि एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को देखते हैं। उसी तरह से दूसरा पॉइंट है कि प्रकाश सरल रेखा में गति करती है। सरल रेखा का मतलब है कि एक सीधी रेखा में गति करती है, टेढ़ी मेढ़ी रेखा में प्रकाश गति नहीं करती है। और नहीं तो अगर मौज मस्ती करते हुए अगर टेढ़ी मेढ़ी रेखा में गति करती तो हम यहाँ पर बल्ब जलाते और यहाँ से निकल कर बाहर जो है कि प्रकाश वहाँ बाहर जाकर उजाला कर देती, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तीसरा पॉइंट है कि निर्वात अथवा वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ होती है। प्रकाश को ऐसे विद्युत चुंबकीय तरंग माना जाता है। प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंगों के रूप में चलता है और विद्युत चुंबकीय तरंगों को चलने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। लेकिन जब प्रकाश भिन्न भिन्न माध्यमों में अगर जाती है तो उसका वेग अलग अलग हो जाता है। ठीक है, वही है कि निर्वात। निर्वात है क्या चीज़? जहाँ वायु उपस्थित होता है तो उसको बोलते हैं वायु में, लेकिन जहाँ पर वायु है ही नहीं है वहाँ बोलेंगे क्या कि निर्वात। निर्वात जहाँ पर वात ना हो, निर्वात। निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है, लगभग बराबर होती है। अगला पॉइंट है चौथा पॉइंट, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड का समय लगता है और सूर्य से पृथ्वी तक आने में निर्वात से होकर के आना पड़ता है प्रकाश को, और साथ में वायु में भी, क्योंकि पृथ्वी से 30 किलोमीटर ऊपर तक वायुमंडल है जिसमें कि विभिन्न प्रकार के वायु जो है कि हैं। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितने मिनट का समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड का। ये तो कुछ प्रकाश के बारे में इंट्रोडक्शन हुए कि प्रकाश है क्या चीज़ आखिर में। तो फिर से एक बार रिवीजन करा देते हैं। देख लो कि प्रकाश कोई वस्तु नहीं है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके माध्यम से हम वस्तुओं को देखते हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पास अगर यदि प्रकाश केवल है तो क्या हम वस्तुओं को देख पाएंगे? अगर मेरे अंदर यहाँ पर प्रकाश है तो क्या वस्तु देख पाएंगे हम? यदि हमारा आँख बंद हो जाए, ऐसे आँख ही ना रही है तो क्या देख पाएंगे? नहीं देख पाएंगे। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए ऐसे भी बोल सकते हैं, किसी वस्तु को देखने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। वो पहला है प्रकाश और दूसरा है आँख। ठीक है, उसके बाद आते हैं प्रकाश से रिलेटेड कुछ जो है कि इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। पदार्थ को, वस्तुओं को भागों में, कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि जो प्रकाश स्वयं से उत्पन्न कर लेते हैं और कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो स्वयं से उत्पन्न नहीं कर पाती, लेकिन तो जब उस पर प्रकाश डालते हैं तो चमकीला दिखाई देने लगती हैं। ऐसा प्रतीत होता है जैसे वो उसी का प्रकाश उत्पन्न हो रहा हो, वो प्रकाश उत्पन्न कर रहा हो। तो उस आधार पर वस्तुओं को दो भागों में बांटते हैं। जितनी भी हमारे प्रकृति में वस्तुएं अवेलेबल हैं उसको दो भागों में बांटते हैं। पहला है दीप्त वस्तुएं। दीप्त वस्तुएं है क्या चीज? दीप्त वस्तुएं मतलब कि जो स्वयं से दीप्तिमान होती हैं, जिनके पास खुद का प्रकाश होता है, उसको बोलते हैं दीप्त वस्तुएं। जैसे सूर्य की बात करें हम तो सूर्य स्वयं से प्रकाश उत्पन्न करता है, वो किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकता है। बल्ब की बात करें हम, विद्युत बल्ब की बात करें, वो भी स्वयं के प्रकाश से चमकता है, किसी दूसरे के प्रकाश से नहीं चमकता है। और जैसे मोमबत्ती बात करें हम, तारे, ये जान लेना कि सूर्य भी एक तारा ही है, तारे भी स्वयं के प्रकाश से चमकते हैं। और एक सजीव प्राणी का नाम है जो जुगनू है, सब लोग जानते हैं, कीड़ा होता है, वो भी स्वयं के प्रकाश से चमकता है, जुगनू। ये क्या है? सब दीप्त वस्तुएं हैं। तो दीप्त वस्तुएं क्या हैं? ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, दीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। ये सब एग्जाम्पल हैं, सूर्य, बल्ब, तारे, जुगनू आदि। अब दूसरा आ रहा है अदीप्त वस्तुएं, इसका जस्ट अपोजिट है, उल्टा है। ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर सकती, लेकिन जब उस वस्तु पर प्रकाश डाला जाता है तो वो चमकीला दिखाई देने लगता है। यानी ऐसा महसूस होता है जैसे कि वो खुद का प्रकाश उत्पन्न कर रहा हो। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती, लेकिन प्रकाश के पढ़ते ही वो चमकने लगती है, अदीप्त वस्तुएं कहलाती है। जैसे कि किताब, यदि किताब है
किताब पर प्रकाश ऐसे तो चमकेगा नहीं, दिखाई भी नहीं देगा ऐसे बिना प्रकाश के, लेकिन प्रकाश जैसे ही डालेंगे किताब चमकने लगेगा, ऐसे लगेगा जैसे प्रकाश उत्पन्न कर रहा हो। जैसे कलम की बात करें हम, ऐसे इस पर प्रकाश डाले तो चमकने लगेगा। चंद्रमा, अब काफ़ी लोग ये सोचते होंगे चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है। बचपन में हम भी समझते थे, हम भी सोचते थे यही, चंद्रमा का खुद का प्रकाश होता है। अभी चंद्रमा जो है कि अभी चंदा मम्मा वो भी हैं तो जो है कि चारों तरफ उजाला हो जाएगी, लेकिन तो ऐसा नहीं होता है। बाद में जो है कि सब आगे तुम लोग भी पढ़े होगे, जब चौथी पाँचवीं में गए होगे तो पता चला होगा कि नहीं, चंद्रमा खुद के प्रकाश से नहीं चमकता है, बल्कि चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है। तो ये चंद्रमा हुआ अदीप्त वस्तु, किताब, कलम, चंद्रमा, ये सब और आसपास जितनी भी सारी वस्तुएं अवेलेबल हैं, सब सारी की सारी अदीप्त वस्तुएं हैं जो स्वयं से प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं। बस इतना ही। फिर नेक्स्ट स्लाइड में आगे प्रकाश को कई दो भागों में बांटे हुए थे, प्रकाश के उत्पन्न करने के आधार पर कि कौन प्रकाश स्वयं से उत्पन्न कर पाता है, कौन स्वयं से उत्पन्न नहीं कर पाता है। अब यहाँ पर हम प्रकाश के बिहेवियर के अनुसार बात करेंगे और देखेंगे कि कितने भागों में हम वस्तुओं को बांट सकते हैं। तो देखेंगे कि प्रकाश किन वस्तुओं से एक तरफ से दूसरी तरफ क्रॉस कर जाता है, किन वस्तुओं में, और किन वस्तुओं से होकर एक तरफ से दूसरी तरफ नहीं जा पाता है, उसके अनुसार बांटेंगे वस्तुओं को। देखेंगे पहला पार्ट इसमें आता है, पहला भाग आता है पारदर्शी वस्तुएं। नाम से ही स्पष्ट है, पारदर्शी वस्तुएं। पारदर्शी का मतलब है कि एक तरफ से दूसरे तरफ प्रकाश चला जाए। परिभाषा इसका इस तरह से बनेगा कि ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का अधिकांश भाग एक तरफ से दूसरी तरफ आर पार हो जाता है, पारदर्शी वस्तुएं कहलाते हैं। जैसे कांच, कांच से होकर के एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाएगा। स्वच्छ जल हो गया, इससे होकर के चला जाएगा। पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड, प्लास्टिक जो पॉलीथीन जो होता है उससे भी चला जाएगा। ये सभी एग्जाम्पल्स हैं पारदर्शी वस्तु। उसके बाद आ रहा है अपारदर्शी वस्तु। इसका मतलब समझना है, एग्जाम्स वगैरह में सबसे नहीं आते हैं, बस को मतलब जानना है इसका। अपारदर्शी वस्तुएं, अपारदर्शी वस्तुएं ऐसी वस्तुएं होती हैं जिससे प्रकाश एक तरफ से दूसरे तरफ नहीं जा पाता है, प्रकाश का आर पार थोड़ा सा भी नहीं होता है। जैसे कि दीवार हो गया, दीवार के इस तरफ लाइट जलाएंगे तो उस तरफ नहीं जाएगा लाइट, तो ये अपारदर्शी वस्तु है। और जैसे किताब हो गया, कलम हो गया, लकड़ी हो गया, दर्पण, लकड़ी, कलम, पेन आदि ये सब अपारदर्शी वस्तुओं के एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पर हम पारदर्शी और अपारदर्शी, जिससे प्रकाश जाए पारदर्शी, जिससे प्रकाश ना आर पार हो पाए उससे अपारदर्शी। कुछ वस्तुएं ऐसी भी होती हैं जिससे हल्का बहुत हल्का जो है कि प्रकाश आर पार चला जाता है, तो ऐसी वस्तुओं को बोलते हैं अल्प पारदर्शी। अल्प मतलब थोड़ा सा, पारदर्शी मतलब जिसके आर पार चला जाए। इसको इसका दूसरा नाम भी है पारभासी। पारभासी केवल प्रकाश का दूसरे तरफ आभास किया जाए कि प्रकाश उधर उस मतलब दूसरे तरफ है, तो ऐसी वस्तुएं जिससे प्रकाश का कुछ भाग एक तरफ से दूसरी तरफ चला जाता है, केवल कुछ भाग एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है, उसको अपारदर्शी वस्तुएं कहते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल्स की बात करें हम तो कागज है, पेज है, उसमें तेल लगा देने के बाद देखोगे तो एक तरफ से दूसरे तरफ दिखाई देने लगता है, हल्का दिखाई देने लगता है। जैसे कैसे देख करके देखना, उसमें दिखाई देगा। तो तेल लगा हुआ कागज तुम्हारा है, गंदा पानी है, इससे भी हल्का, या फिर एक साफ कांच है, खिड़की का कांच है साफ, और उसको घिस दोगे पत्थर वगैरह से, उसके बाद घिसा हुआ कांच बनेगा, उससे देखना तो हल्का जो है धुंधला दिखाई देगा। तो ये सब वस्तुएं अल्प पारदर्शी वस्तुएं कहलाती हैं, पारभासी वस्तुएं। उसके बाद हमारा चैप्टर ही है प्रकाश का क्या है, प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन, ये हमारा चैप्टर का ही नाम है। तो इसमें हम सबसे पहले परावर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किस तरह से होता है, उसके बाद अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले परावर्तन के बारे में पढ़ने से पहले जो है कि कुछ बातें यहाँ पर हम जान लेते हैं प्रकाश से ही रिलेटेड। तो एक बात हमेशा याद रखना कि जब किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश उत्सर्जित होती है, जैसे सूर्य की बात करें सन, यहाँ से प्रकाश निकलेगी तो प्रकाश के बहुत सारे किरणों के रूप में निकलेगी, प्रकाश किसी एक किरण के रूप में नहीं निकलेगी, बहुत सारे किरणों के रूप में निकलेगी। इस तरह से जब बहुत सारे किरण एक साथ जब चलते हैं तो उसको बोलते हैं किरणपुंज, यानी किरणों के समूह को किरणपुंज बोलते हैं। किरणों के समूह को किरणपुंज बोलते हैं।
किरण पुंज कहते हैं। रियल में तो ऐसा होता है कि किरण एक किरण नहीं चलता, किरण पुंज के रूप में चलता है, लेकिन हम यहाँ पर कॉपी पर, नोटबुक पर, चाहे किताब में डायग्राम बनाने के लिए हम केवल एक किरण को दिखाते हैं। किरण पुंज कैसे बनता है, देखो ये तुम्हारा किरण पुंज है। किरण पुंज आपस में कैसे होते हैं, समांतर होते हैं, आपस में ये समांतर होते हैं, ये किरण पुंज है। लेकिन यहाँ पर किताब में डायग्राम बनाने के लिए एक दो या तीन किरण लेकर के ही हल करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। इसलिए किरण किसको बोलेंगे, जब एक किरण इसमें से ऐसे आए उसको बोलेंगे किरण। तो किरण और किरण पुंज में अंतर दोनों में समझना है। किरण एक किरण हुआ सिर्फ, लेकिन किरणों के समूह जब बहुत सारे किरण जब मिल जाएंगे तो उसको किरणों के समूह को किरण। अब हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन पढ़ने से पहले इसका मतलब समझ लेते हैं कि परावर्तन का मतलब होता क्या है, किसका क्या है, प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन शब्द का मतलब परावर्तन, इसका मतलब ही होता है कि टकराकर वापस आना। क्या मतलब होता है, टकराकर वापस आना। अब यहाँ पर हो किसका रहा है परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन हो रहा है। तो प्रकाश का टकराकर वापस आना। अब किससे टकराएगा, तो किसी वस्तु से टकराएगा, तो उसी चीज को परिभाषित करते हैं। देखो कैसे परिभाषा होगा, जब प्रकाश की किरण किसी चिकने व पालिशदार तल से, चिकना व पालिशदार तल से टकराती है तो उसका अधिकांश भाग, अधिकांश प्रकाश किरण उसी माध्यम में वापस लौट आती है, जिधर से प्रकाश आई होती है उधर ही वापस लौट जाती है, उसी माध्यम में जिस माध्यम से आई होती है। इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे इसका हम डायग्राम बनाएंगे तो देखेंगे कि ये चिकना सतह है, क्या है, पॉलिश किया हुआ चिकना सतह है। पॉलिशदार सतह, इसका नाम लिख देते हैं पॉलिशदार सतह। ये है एक प्रकाश किरण यहाँ से आई, यहाँ सपोज कर लो यहाँ पर प्रकाश का स्रोत है, प्रकाश स्रोत है। यहाँ से बहुत सारे प्रकाश किरण पुंज के रूप में निकलेगा, क्योंकि अभी पीछे मैं बताया हूँ कि प्रकाश हमेशा किरण पुंज के रूप में चलते हैं, किरण के रूप में नहीं चलते हैं। लेकिन यहाँ पर डायग्राम बनाने के लिए हम एक किरण को लेंगे। मान लेते हैं कि एक किरण यहाँ से आई ऐसे, जैसे ही ये चिकना पॉलिशदार सतह से टकराएगी वैसे ही इस तरफ से आई थी, इस साइड से, इस माध्यम से आई थी, इस माध्यम में टकरा करके इसी माध्यम में वापस चली जाएगी। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं कि जब प्रकाश की किरण किसी पॉलिशदार सतह पर टकराती है तो टकराने के पश्चात उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। इस घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। ओके, उसके बाद देखते हैं कि इसके प्रकाश के परावर्तन के कुछ नियम होते हैं। ये कुछ नियम से परावर्तित होते हैं, ऐसे नहीं कि इधर से आया फिर इधर ही चला गया, इधर से आया ऐसे जाएगा, इधर से आएगा किधर जाएगा, आखिर जाएगा तो जाएगा किधर जाएगा, ये सवाल उठता है। इसके नियम होते हैं। इसके नियम को कैसे दिखाते हैं ये मैं बता रहा हूँ अभी। तो जो आने वाली किरण होती है, टकराने से पहले पॉलिशदार सतह पे जो आने वाली किरण होती है उसका नाम होता है आपतित किरण। अच्छे से पूरा समझना है इसको। आने वाली किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। जिस बिंदु पर टकराती है, पॉलिशदार सतह के, चिकने सतह के जिस बिंदु पर प्रकाश किरण टकराती है उस बिंदु को बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु। और आपतन बिंदु से टकराने के पश्चात प्रकाश किरण परावर्तित हो जाती है, यानी उसी माध्यम में वापस हो जाती है। जो टकराने के पश्चात जा रही किरण, यानी परावर्तन होने के पश्चात जो किरण है उसको बोलेंगे परावर्तित किरण। क्या बोलेंगे, परावर्तित किरण। और यहाँ पर आपतन बिंदु जहां पर है वहां पर अगर मैं इस सतह के सापेक्ष एक
लंब खींचूं ऐसे, मतलब लंब, अगर मैं ये मेरा सतह है, ये मेरा सतह है पूरा, जो है कि सतह है पूरा, इस पर मैं अगर लंब की बात करूं तो ऐसे होगा, ऐसे लंब है। लेकिन इसको कॉपी पर दिखाने के लिए हम कैसे दिखाएंगे इसको ऐसे ही दिखाएंगे, ऐसे डॉट 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 कर देंगे यहाँ से ऐसे। ये क्या है? लंब खींचा गया है, आपतन बिंदु पर लंब खींचा गया है। इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या बोलते हैं? अभिलंब, इंग्लिश में नॉर्मल। अब देखो यहीं से तुम्हारा प्रकाश के परावर्तन के नियम निकलता है। पहला नियम देखो कैसे बन रहा है, आने वाली किरण यानी आपतित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब तथा परावर्तित किरण। कैसे देखो, ऐसे भी बोल सकते हो, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है या नहीं है? यहाँ पर एक ही बिंदु पर दिखाई दे रहा है। इसको ऐसे बोलेंगे, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में है। ये पहला नियम है। यहाँ पर देखो लिखे हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये फर्स्ट नियम होगा परावर्तन का, ये हमेशा लागू होगा, चाहे गोलीय हो, परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो, समतल हो, कैसा भी हो, लेकिन ये नियम लागू होगा, दोनों नियम। दूसरा नियम बोलता क्या है, उसको समझने से पहले यहाँ पर थोड़ा जान लेते हैं। आपतित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है यहाँ पर, उसको बोलते हैं आपतन कोण। आपतित किरण बना रही है इसलिए इसको बोलेंगे आपतन कोण, इसको आई से दिखाते हैं। और जो परावर्तित किरण जो अभिलंब के साथ कोण बनाती है, इसको आर से दिखाते हैं, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण, इसको बोलते हैं परावर्तन कोण। जो आपतित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको आपतन कोण आई, जो परावर्तित किरण अभिलंब के साथ कोण बनाती है उसको परावर्तन कोण आर बोलते हैं। तो दूसरा नियम बोलता है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में बराबर होते हैं, यानी ए वाला कोण और ए वाला कोण आपस में बराबर होगा, I इक्वल टू आर होगा, आई और आर बराबर होगा। वही है परावर्तन के दो नियम है। फर्स्ट नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण आपतन बिंदु पर खींचा गया अभिलंब, तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। बस हो गया। अब हम लोग प्रकाश के परावर्तन पढ़ने के बाद पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन किन किन वस्तुओं से होता है, प्रकाश कैसी कैसी वस्तुओं से टकराती है और किस डायरेक्शन में जाती है, उस आधार पर देखेंगे। सबसे अच्छा एग्जाम्पल है प्रकाश का परावर्तन जिससे होता है, वो है दर्पण, जो हम लोग आम जीवन में यूज करते हैं चेहरा देखने के लिए या फिर विभिन्न प्रकार के काम के लिए, जैसे दाढ़ी बनाने के लिए या फिर गाड़ियों वगैरह में यूज करते हैं बैकलाइट के रूप में। डॉक्टर्स वगैरह यूज करते हैं कि दांत वगैरह के चाहे गले वगैरह में कुछ फंस जाता है तो उसको चेक करने के लिए, ये सब दर्पण का यूज करते हैं। तो किस तरह के दर्पण का यूज करते हैं, कहाँ पर करते हैं, दर्पण होता क्या चीज़ है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे पूरा अच्छे से यहाँ पर। तो सबसे पहले देखते हैं कि दर्पण क्या चीज़ है। दर्पण को जो आम ऐसे बोलेंगे तो इसको शीशा बोल सकते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं शीशा, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मिरर। क्या बोलते हैं? मिरर। याद आ रहा हो, गाड़ी को बोलते हैं कि साइड मिरर है, कार का साइड मिरर अच्छा है या बुरा है, या फिर कैसे साफ दिखाई दे रहा है या नहीं दिखाई दे रहा है, सही डायरेक्शन में है या नहीं, उसको सही करते हैं, वही मिरर, इंग्लिश में बोलते हैं दर्पण को मिरर। तो दर्पण है क्या चीज़? तो पिछला में हम लोग पढ़े थे कि प्रकाश का परावर्तन किस चिकना सतह से हो जा रहा था, जिस माध्यम से आता था उसी माध्यम में चला जा रहा था। लेकिन जब दर्पण से होता है, जब यही प्रकाश की किरण किसी दर्पण पर पड़ती है, तो दर्पण पर पड़ने के पश्चात जैसे ही आएगी उसका परावर्तन होने का मार्ग भी निश्चित रहेगा। ठीक है, किधर जाएगी उसका निश्चित रहेगा। दूसरी चीज को कि जब वह चिकना व पालिशदार सतह, ये सतह होता है, वह चिकना व पालिशदार सतह जिस पर पड़ने वाली प्रकाश किरण टकराकर निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाती है, जब ऐसे आएगी यहाँ से परावर्तन होने टकराने के पश्चात इस दिशा में निश्चित दिशा में परावर्तित हो जाएगी, तो इसको बोलेंगे हम दर्पण। क्या बोलेंगे? दर्पण।
अब दर्पण जो है कि कई प्रकार के हो सकते हैं, दर्पण कई तरह से हो सकते हैं। या तो एक जो हम लोग सिंपल देखते हैं, जो दीवारों पर लटका करके रखते हैं, जो ऐसे, और सिंपल ऐसे जाते हैं और ऐसे चेहरा देखने लगते हैं, क्या हीरो है, वाह क्या बात है। तो इस चीज़ को जो दीवारों पर लटकाए हुए होते हैं, हम देखोगे तो चिकना मतलब सब समतल होता है, प्लेन होता है। कैसा होता है? प्लेन होता है। तो उसको बोलेंगे समतल दर्पण। क्या बोलेंगे? समतल दर्पण। तो जब किसी कांच की समतल प्लेट के किसी एक पृष्ठ को पेंट करके इस पृष्ठ को परावर्तक पृष्ठ बना देते हैं, उसे हम समतल दर्पण कहते हैं। कांच 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 समझ रहे हो? कांच, उसमें से एक पृष्ठ को, किसी एक पृष्ठ को पेंट कर देते हैं, और दूसरा पृष्ठ, जैसे ही एक पृष्ठ को पेंट करेंगे, दूसरा पृष्ठ से प्रकाश परावर्तित होने लगेगा, चमकने लगेगा, हम चेहरा देखेंगे, चेहरा दिखाई देने लगेगा। तो उस प्रकार के दर्पण को समतल दर्पण कहते हैं। समतल दर्पण को पहचानने का सिंपल सा तरीका है, वो एकदम पूरा प्लेन रहेगा, समतल रहेगा। दूसरा प्रकार होता है दर्पण का, दूसरा प्रकार गोलीय प्रकार। अब सब दर्पण तो समतल रहेगा नहीं, कुछ दर्पण ऐसे होते हैं, ऐसे, या कुछ ऐसे होते हैं दर्पण, ठीक है। लेंस में अच्छे से समझ पाओगे कि लेंस जो है कि ऐसे ऐसे लेंस देखोगे, कुछ ऐसे होते हैं, किनारों से ऐसे, किनारों से पतला, बीच में मोटा होता है, और किनारों से जो है कुछ मोटा होता है, बीच में पतला होता है। तो लेंस उसी तरह से दर्पण भी होता है। तो गोलीय का मतलब यह है कि जिसमें गोला हो, घुमाव हो, ऐसे ऐसे घुमाव हो, ऐसे कुछ न कुछ घुमाव हो, या फिर ऐसे हो। इसको डिफाइन कैसे करेंगे, बनता कहाँ से है, कैसे आया है, इसको देखते हैं। तो गोलीय दर्पण एक कांच का खोखले गोले का भाग होता है। गोलीय दर्पण जो होता है वो कांच के खोखले गोले का भाग होता है। एक गोला बात करें हम, खोखला गोला, जिसके अंदर खोखला हो, खोखला गोला है, उसका यहाँ तक एक खोखला गोला है। इसको क्या किए, हम यहाँ से यहाँ तक इसको काट दिए। क्या कर दिए? काट दिए। जैसे ही काटेंगे उसके बाद देखेंगे कि ऐसे बच गया मेरा। कांच के खोखले गोले का एक कटा हुआ भाग है या नहीं है? है। इसके किसी भी सतह, इसके दो सतह हैं, फर्स्ट सतह, इधर से सेकंड सतह हो गया। एक कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग है, इसके दो सतह हैं, पहला सतह इधर है, दूसरा सतह इधर है। अब किसी एक सतह को जैसे ही पेंट करेंगे हम, जैसे सपोज कर लो इसका इस साइड वाला पेंट कर दिया, ऐसे हम कलाई कर दिए, वैसे ही दूसरे सतह से हमारा चेहरा दिखाई देने लगेगा, प्रकाश परावर्तन होने लगेगा, है ना। तो एक सतह पर, यहाँ पर देखो परिभाषा देखो, गोलीय दर्पण के किसी कांच खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिसमें एक भाग को पेंट कर दिया जाता है, या तो दूसरा भाग को करोगे या फिर पहला भाग को करोगे। किसी एक भाग को जैसे ही करोगे पेंट, वैसे ही दूसरा भाग परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। तो इस प्रकार से जो बनता है दर्पण, उसको बोलते हैं गोलीय दर्पण। इंग्लिश में बोलते हैं इसको स्फेरिकल मिरर, ठीक है। अब गोलीय दर्पण के दो प्रकार के होते हैं। ये डिपेंड्स करता है प्रकार कैसे बनता है गोलीय दर्पण के प्रकार, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि हम कौन से भाग को पेंट कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर दो सतह दिखाई दे रहे हैं, एक गोले का काटा हुआ भाग था, इसमें दो सतह दिखाई दे रहे हैं। ये दिखाई दे रहा है उभरा हुआ सतह, क्या दिखाई दे रहा है? उभरा हुआ तल, और ये है धंसा हुआ तल। धंसा हुआ तल है। अब यहाँ पर पेंट किसे कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। जब हम उभरे हुए भाग को जब हम पेंट करते हैं, उभरा हुआ भाग को पेंट करते हैं, तो धंसा हुआ भाग क्या बन जाता है? परावर्तक पृष्ठ बन जाता है। उभरा हुआ भाग को पेंट किए, धंसा हुआ पृष्ठ परावर्तक पृष्ठ बन गया, है ना। तो उस गोलीय दर्पण का ही भाग है। तो गोलीय दर्पण में जब उभरा हुआ भाग को पेंट किया हुआ हो और धंसा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ हो, तो इस प्रकार के दर्पण को अवतल दर्पण कहते हैं। क्या कहते हैं? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में क्या होता है कि परावर्तक पृष्ठ धंसा हुआ तल होता है और उभरा हुआ तल पेंट किया हुआ होता है। ये तुम्हारा अवतल दर्पण बना। और इसका जस्ट अपोजिट है उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या होता है कि धंसा हुआ, ये धंसा हुआ भाग है
धंसा हुआ तल है, धंसा हुआ तल को पेंट किया जाता है और उभरा हुआ तल को परावर्तक पृष्ठ बना दिया जाता है। इधर से परावर्तक पृष्ठ होगा, इधर से चेहरा देखोगे तो दिखाई देगा। परावर्तक पृष्ठ का मतलब ही होता है कि प्रकाश आई और उधर से परावर्तन होगा। तो हम अपने चेहरा को देखते हैं तो परावर्तन के पश्चात हम लोग अपने चेहरा देख पाते हैं, ऐसे नहीं देख पाएंगे चेहरा। और इधर क्या होगा, पेंट किया हुआ भाग होगा, पेंट किया हुआ तल। तो इस प्रकार से जो दर्पण बनेगा वो कहलाएगा उत्तल दर्पण। क्या कहलाएगा, उत्तल दर्पण। इन दोनों दर्पणों को बहुत ध्यान से समझना है। फिर से इसको मैं बता देता हूँ, समझा देता हूँ, देख लो। जब धंसा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ हो और उभरा हुआ पेंट किया हुआ, उसको बोलेंगे अवतल दर्पण। क्या बोलेंगे, अवतल दर्पण। धंसा हुआ परावर्तक पृष्ठ, उभरा हुआ पेंट किया हुआ अवतल दर्पण। इसका जस्ट उल्टा फिर देखोगे उत्तल दर्पण होगा, उभरा हुआ तल परावर्तक पृष्ठ होगा और धंसा हुआ तल पेंट किया हुआ। बस इतना ही, ओके। उसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे, हम लोग दर्पण और गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ चुके हैं। तो दर्पण दो प्रकार के थे, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण के भी दो पार्ट थे, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। वो परावर्तक पृष्ठ और किधर किस साइड पर पेंट किया हुआ है उसके आधार पर बताया गया था। गोलीय दर्पण के दो भाग निकले थे। एक अवतल दर्पण निकला था जिसका जो है कि धंसा हुआ उभरा हुआ तल को पेंट कर दिया गया था और धंसा हुआ तल को परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया था। तो ध्यान से यहाँ पर समझिएगा, अवतल दर्पण ये है और उत्तल दर्पण है जिसमें धंसा हुआ तल को कलई कर दिया गया, पेंट कर दिया गया है और उभरा हुआ तल को परावर्तक पृष्ठ बना दिया गया है। इसको बोलेंगे उत्तल दर्पण। तो यही दोनों यानी गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं से मतलब है कि अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण में कुछ पॉइंट्स हैं, कुछ परिभाषाएं हैं जिसको समझना जरूरी है। उसके बाद ही हम आगे दोनों दर्पणों के बारे में हम अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो देखो, पहला चीज है कि ध्रुव, पोल। पोल, किसी भी चीज का पोल होता है, ध्रुव होता है। ध्रुव का मतलब है कि उसका मेन बीच का बिंदु उसका, जैसे पृथ्वी का भी ध्रुव है, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, उसी पर तो पृथ्वी नाचती है, वैसे ही दर्पण का भी ध्रुव होगा। इसको बोलेंगे कहाँ पर कि कहाँ पर दर्पण का ध्रुव है, तो दर्पण के वहाँ पर गोलीय दर्पण से तात्पर्य है कि अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण दोनों दर्पण है। तो दर्पण के मध्य बिंदु, ये दर्पण है तुम्हारा, कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है। इस दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण पूरा है, इसका मध्य बिंदु है, तो मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। उसी तरह से उत्तल दर्पण में हम बनाएंगे, देखोगे ये उत्तल दर्पण है, इसका मध्य बिंदु यहाँ होगा, ये दर्पण का ध्रुव कहलाएगा P। कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आया। ये है हमारा उत्तल दर्पण और ये है हमारा अवतल दर्पण। उसके बाद हमारा दूसरा आता है वक्रता केंद्र। तो हम लोग पीछे भी पढ़े हैं कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, गोलीय दर्पण की परिभाषा पढ़े हैं। गोलीय दर्पण है क्या चीज? तो गोलीय दर्पण किसी कांच के खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है जिसमें एक भाग को पेंट कर दिया जाता है। तो गोलीय दर्पण जिस भी खोखले गोले का काटा हुआ भाग होगा उस गोले का कुछ न कुछ केंद्र होगा, क्योंकि ये तुम्हारा गोला है, इसका केंद्र होगा कुछ न कुछ। तो जो खोखले गोले का जो केंद्र होगा, इसी में से इसको हम काट करके दर्पण बनाए हैं। जो केंद्र पहले से होगा गोले का, वही इस दर्पण का भी केंद्र कहलाएगा। यदि हम इसको ऐसे पेंट कर देते हैं तो ये अवतल दर्पण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। और ये केंद्र कहला जाएगा सी। सी से दिखाते हैं केंद्र को, और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु को पी से हम पहला पॉइंट में पढ़ चुके हैं। उसी तरह से यदि ये गोला है, खोखला गोला है, इसको हम इधर से काट दें, केंद्र यही रहेगा सी, और इसको पेंट इधर से कर देंगे हम, तब ये उत्तल दर्पण बन जाएगा। और यहाँ पर इसका मध्य बिंदु P कहलाएगा ध्रुव। तो ये हमारा उत्तल दर्पण का केंद्र हुआ, C हुआ, और यहाँ पर अवतल दर्पण का केंद्र भी C हुआ। इसका कहने का मतलब ये है कि गोलीय दर्पण ये जो गोलीय दर्पण है, जिस भी खोखले गोले का एक भाग है, काटा हुआ भाग है, उस खोखले गोले का जो केंद्र था वही इस दर्पण का भी केंद्र होगा। उसके बाद अगला पॉइंट आता है मुख्य अक्ष। ध्यान समझना इसको। तो यहाँ पर हम देखो पढ़ चुके हैं कि
पी और सी वक्रता पोल, ध्रुव और वक्रता केंद्र के बारे में। तो वक्रता केंद्र और ध्रुव से होकर जो भी रेखा जाएगी, एक लंबी सीधी रेखा जाएगी, सरल रेखा, उसको मुख्य अक्ष बोलते हैं। तो ये अवतल दर्पण है। यहाँ पर हम देखो पढ़ चुके हैं कि अवतल दर्पण में सी इधर होता है, ये सी है, ये पी है, ये इधर पेंट किया हुआ तल है। सी और पी से होकर जाने वाली एक लंबी सी ऐसे रेखा होगी, इसको बोलेंगे मुख्य अक्ष। क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। इंग्लिश में बोलते हैं इसे प्रिंसिपल एक्सिस। उसी तरह से उत्तल दर्पण में भी होगा। ये उत्तल दर्पण है हमारा, इसका मध्य बिंदु P कहलाएगा ध्रुव, और यहाँ पर ये C होगा। तो P और C से होकर के एक लंबी सी रेखा जाएगी, ऐसे सीधी रेखा जाएगी। इस रेखा को क्या बोलेंगे? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष। ओके। उसके बाद आता है दर्पण की गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या। जैसे हम वक्रता केंद्र को समझे हैं, वैसे ही वक्रता त्रिज्या को भी समझेंगे। तो गोलीय दर्पण एक खोखले गोले का भाग था और एक खोखले गोले से काट करके कटा हुआ भाग था। इसको हम जैसे ही काटे, इसका कुछ न कुछ यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या होगा या नहीं होगा? त्रिज्या होगा। उसी तरह से जब इसको काट देंगे हम, तो त्रिज्या तो वही रह जाएगा ना, C, और यहाँ पर दर्पण के बीच की दूरी है कि नहीं? तो अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या हो जाएगी, अवतल दर्पण की। उसी तरह से उत्तल दर्पण एक खोखला गोला है, इसका केंद्र है ये C, यहाँ से यहाँ तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? केंद्र से परिधि तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इधर इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, इधर हो गया, चारों तरफ तुम्हारा वक्रता त्रिज्या ही कहलाएगा। ये वक्रता त्रिज्या है। इसको हम यहाँ से ऐसे काटा हुआ भाग है मेरा दर्पण बना है, उत्तल दर्पण ऐसे बन गया। ए वाली दूरी, इसमें ए वाली दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, इसमें ए वाली दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाएगी, जिसको कैपिटल आर से दिखाते हैं। ये उत्तल दर्पण बना। क्या बना? उत्तल दर्पण। इसको परिभाषा देखते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जो है जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले का जो त्रिज्या था, उसी त्रिज्या को इस गोले का भी, इस गोलीय दर्पण का भी त्रिज्या बोलेंगे। उसी तरह से इसमें भी कि ये गोलीय दर्पण यानी उत्तल दर्पण जिस खोखले गोले का भाग है, उस खोखले गोले की त्रिज्या को इस उत्तल दर्पण की भी त्रिज्या बोलेंगे। और त्रिज्या कहाँ से कहाँ तक होता है? पोल से ध्रुव के बीच, ध्रुव से वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। P से C की दूरी, P से C की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। इसे कैपिटल R से दिखाते हैं, कैपिटल R से दिखाते हैं। उसके बाद आ रहा द्वारक। इंग्लिश में बोलते हैं इसको अपर्चर। क्या बोलते हैं? अपर्चर। दर्पण के यहाँ पर सिंपल सी भाषा में समझो, ये मेरा अवतल दर्पण है। इसका देखिए, इसका घुमाव कितना है, वक्रता कितना है, इसका कितना भाग से ये जो है कि प्रकाश को अवशोषित कर पाएगा। ऐसे आने वाली प्रकाश जो होगी, प्रकाश किरण, वो कितने भाग में होगा? अगर यहाँ से मैं ऐसे प्रकाश किरण भेजूँ, ये पार हो जाएगा, तो ये इसका द्वारक से बाहर है। तो द्वारक उसको बोलते हैं जिसमें प्रकाश की किरण पुंज आती हैं और परावर्तन होती है टकराने के पश्चात। इसको परिभाषा में दिखाएंगे तो इसको ऐसे बोलेंगे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। परावर्तक तल ये है मेरा, ये परावर्तक तल है, इधर से पेंट किया हुआ ये परावर्तक तल है। इसका जो भी व्यास होगा, यहाँ से यहाँ तक के जो व्यास होगा, यहाँ से यहाँ तक ऐसे, इसको बोलेंगे दर्पण का द्वारक। इसको M1 M2 ऐसे दिखा देते हैं। तो द्वारक ये मेरा यहाँ से यहाँ तक पूरा ये द्वारक कहलाएगा, ये पूरा द्वारक है। ये अवतल दर्पण होगा। उसी तरह से उत्तल दर्पण की बात करें हम, उत्तल दर्पण में भी यहाँ पर प्रकाश आ सकता है, ऐसे यहाँ पर आ सकता है, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, इससे बाहर जाएगा तो प्रकाश नहीं जाता है। तो इसका जो व्यास होगा ऐसे, उसको बोलेंगे हम उत्तल दर्पण का द्वारक। द्वारक को ध्यान से समझ लेना बस, कि जितना भी प्रकाश किरण पुंज को वो टकरा पाए, दर्पण टकरा पाए, दर्पण से टकरा पाए, जितना से आने वाली प्रकाश किरण पुंज, उसको दर्पण का द्वारक बोलते हैं। उसको परिभाषा में ऐसे, दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक बोलते हैं। बस इतना ही।
देखो बच्चों, हम लोग गोलीय दर्पण से संबंधित यानी अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाओं के बारे में जाने थे, जिसमें क्या क्या जाने थे हम लोग। गोलीय दर्पण की वक्रता केंद्र, इसको C से दिखाते हैं, ध्रुव इसको P से दिखाते हैं। मुख्य अक्ष को जाने थे कि C और P से होकर जाने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष बोलते हैं, और उसके साथ ही हम लोग जाने थे कि C और P के बीच की दूरी को कैपिटल R यानी वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। इतना जाने थे। उसके बाद हम लोग आते हैं एक नया डेफिनेशन पर, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस है क्या चीज? तो मुख्य फोकस दोनों दर्पणों के लिए होता है, लेकिन इसको डेफिनेशन को अलग अलग तरीके से व्यक्त किया जाता है। इसके बारे में मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, सुनो ध्यान से। क्योंकि अवतल दर्पण में जो हम प्रतिबिंब बनाते हैं, आगे भी प्रतिबिंब बनवाएंगे, जो प्रतिबिंब बनाते हैं वो रियल में नहीं बनता है, वास्तविक में नहीं बनता है। वो केवल हम उस प्रतिबिंब को आभास कर सकते हैं, तो केवल हमें प्रतीत होता है, दिखाई देता है वैसा। इसीलिए उसको जो है कि अलग तरीके से उत्तल दर्पण में दिखाएंगे, और अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो बनेगा वो वास्तव में बनेगा, रियल में बनेगा, उसका छाया टाइप का बनेगा प्रतिबिंब। जैसे ये है, इसका देख रहे हो कि यहाँ पर जो है कैसे छाया टाइप का बन रहा है, ये इसका प्रतिबिंब हुआ। लेकिन तो अगर मैं दर्पण की बात करूँ, जैसे आप चेहरा देखने जाते हुए शीशा में, समतल दर्पण में, उसमें अंदर दिखाई देता है, तो क्या वो रियल में बनता है? नहीं बनता है। उस प्रकार के प्रतिबिंब को आभासी प्रतिबिंब कहते हैं, जिसको केवल महसूस कर सकते हो, देख सकते हो, उसको छू नहीं सकते। जैसे इसका है, इसका रियल में देख रहे हो कि यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है, है ना। ये सब बातें हैं। इसी आधार पर यहाँ पर मुख्य फोकस को परिभाषित करेंगे। देखो क्या है कि अवतल दर्पण की मुख्य फोकस, पहला है, इसको दो भागों में बांटे हैं, दो भागों में बांट के परिभाषित कर रहे हैं। अवतल दर्पण का अलग से, उत्तल दर्पण का अलग से परिभाषित करेंगे। यहाँ पर अवतल दर्पण का कर रहे हैं, सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बनाएंगे। ऐसे बना लिया अवतल दर्पण। पीछे जितनी भी परिभाषाएं पढ़ चुकी हैं सबको दिखा देंगे हम। ये है क्या मेरा, ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण, ये मुख्य अक्ष है। क्या है? मुख्य अक्ष। दर्पण के मध्य बिंदु को P बोलते हैं, ध्रुव, और यहाँ पर C है, और ये मेरा M1 M2 अवतल दर्पण। इतना बात हम लोग पढ़ चुके थे। इसके बाद ये भी पढ़ चुके थे कि C और P के बीच की दूरी को R कहते हैं। तो इसको दिखा नहीं रहे हैं, बस दिमाग में रखना, C और P की दूरी को R बोलते हैं। अब देखो, जो अवतल दर्पण की मुख्य फोकस की परिभाषा है, क्या है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण। मुख्य अक्ष कौन सा है? ये मेरा मुख्य अक्ष है। इसके समांतर जो भी किरण आएगी, चाहे कहीं से भी आए, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण टकराने के पश्चात, यानी यहाँ से परावर्तन जब होगा, परावर्तन के पश्चात इस वाले मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को, इस बिंदु पर काट रही है मुख्य अक्ष को, इस बिंदु को मुख्य फोकस कहेंगे। इसको कैपिटल F से दिखाते हैं। ये रियल में काट रहा है, देखो। ओके, फिर से देखो, समझ लो। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश की किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल F से दिखाते हैं। उसी तरह से उत्तल दर्पण में हम देखते हैं, तो तुरंत उत्तल दर्पण बनाते हैं, एक देखते हैं क्या होता है। उत्तल दर्पण है, अब ये P होगा, यहाँ पर C होगा, और जैसे परिभाषा बोल रहा है इसमें भी कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण। एक मुख्य अक्ष है, मुख्य अक्ष के समांतर एक हम किरण लाए ऐसे। जैसे ही किरण लाएंगे उसके बाद देखेंगे कि ये जो है कि फैल जाएगा, ऐसे दूर जाएगा। तो ये जैसे दूर जाएगा तो ये ऐसे ऐसे फैलता जा रहा है। तो मुख्य अक्ष मेरा A है। मुख्य अक्ष से यहाँ पर देखो, मुख्य अक्ष से A वाली किरण जो ऐसे परावर्तित किरण है, वो ऐसे दूर चलती जा रही है, नहीं चलती जा रही है, ऐसे जाएगा, ये ऐसे दूर चलती जा रही है। कहीं पर ये वास्तव में कहीं पर मिलेंगे क्या? ये रियल में कहीं पर नहीं मिलेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि इसको पीछे जब डॉट 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 करके मिलाएंगे तो मुख्य अक्ष को काटेगा। तो रियल में नहीं काट रहा है, लेकिन इसको जो है कि आभास किया जा रहा है कि जो है कि मुख्य अक्ष को काट रहा है आभासी रूप से। इसीलिए इसको बोलते हैं कि ये प्रतीत हो रहा है, और इसको कैपिटल F से दिखाते हैं मुख्य फोकस को इसमें भी।
तो वही चीज परिभाषा है उत्तल दर्पण के मुख्य फोकस के लिए। मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत होती है, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, केवल रियल में नहीं काट रही है, काटती हुई प्रतीत हो रही है, उस बिंदु को मुख्य फोकस बोलेंगे उत्तल दर्पण की। ओके, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। फोकस, मुख्य फोकस के बारे में परिभाषा पूछ लेता है तो उसको समझाना होगा सचित्र चित्र के साथ। अवतल दर्पण में ऐसे मुख्य फोकस होगा, उत्तल दर्पण में ऐसे होगा। उसको कैपिटल एफ से दिखाते हैं, इससे कैपिटल एफ से। उसके बाद आ रहा है फोकस दूरी। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, इसमें भी देखो पहले कि फोकस दूरी क्या होता है। मुख्य फोकस से P के बीच की दूरी जो होती है उसको फोकस दूरी कहते हैं, इसको स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इसमें भी मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी बोलेंगे, इसको स्मॉल एफ से दिखाएंगे। फोकस दूरी क्या है, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। इसे कैपिटल एफ से स्मॉल एफ से दिखाते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बस इतना ही। उसके बाद में जितने परिभाषाएं हम लोग जितनी परिभाषाएं पढ़े हैं, सारा के सारा जो है कि एक डायग्राम में बना करके समझते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे होता है। उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे तो गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं से रिलेटेड ही एक दर्पण में बना करके पूरा पूरा समझेंगे, सातों के सातों। ये देखेंगे कि ये मेरा कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। इसका एक मध्य अवतल दर्पण है, इसका उभरा हुआ पार्ट जो है कि कलई किया हुआ रहेगा और धंसा हुआ पार्ट इधर से परावर्तक पृष्ठ रहेगा। इसका दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव कहलाता है P, और इसका केंद्र होगा C और P से होकर जाने वाली एक सीधी रेखा को कहते हैं मुख्य अक्ष। क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष। और हम लोग ये भी पढ़े हैं, क्या पढ़े हैं कि C और P के बीच की दूरी को, C और P के बीच की दूरी को कैपिटल R से दिखाते हैं, मतलब वक्रता त्रिज्या होता है ये पढ़े हैं। और पढ़े हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आती है, परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु को काटती है उसको बोलते हैं कैपिटल एफ, यानी मुख्य फोकस। और मुख्य फोकस से ध्रुव के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, स्मॉल एफ से दिखाते हैं। इतना चीज हम लोग पढ़ चुके हैं, उसी तरह से अगर मैं उत्तल दर्पण में बनाऊं तो उत्तल दर्पण में भी कुछ ऐसे ही बनेगा। देखो इसमें भी उत्तल दर्पण है, ये ध्रुव होगा, ये वक्रता केंद्र होगा, ये मुख्य अक्ष है, और यहाँ पर ये जो है कि कैपिटल एफ होगा, ऐसे होगा। मुख्य अक्ष के समांतर आई किरण परावर्तन के पश्चात ऐसे यहाँ पर मुख्य अक्ष पर काटती हुई प्रतीत हो रही है, देख कैपिटल एफ है। और हमें पता है कि C और P के बीच की दूरी को कैपिटल R बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या, और F और P के बीच की दूरी को स्मॉल एफ, फोकस दूरी बोलते हैं। इतना चीज पढ़ चुके हैं। ये है उत्तल दर्पण। इसको देखो बना लो, और जो है कि आगे फिर देखते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो। उसके बाद मैं कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि अब बनाएंगे हम लोग प्रतिबिंब। किधर बनाएंगे, प्रतिबिंब। तो यहाँ पर तुम लोग को कंफ्यूजन हो रहा होगा इस बात को, चित्र को देख करके, इसमें तो ऐसे बनाए हैं लेकिन इसको फिर ऐसे क्यों बना दिए। इसको इसलिए बनाए हैं क्योंकि हम लोग को तुम सबको ये पता होना चाहिए कि वस्तु को हमेशा दर्पण के बाएं तरफ ही रखते हैं, बाएं तरफ। और बाएं तरफ रखेंगे मतलब कि बाएं तरफ परावर्तक पृष्ठ होना चाहिए। इधर ये परावर्तक पृष्ठ है, इधर भी परावर्तक पृष्ठ है, इसलिए इसको इस तरह से बनाते हैं, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण को। कोई डाउट नहीं होना चाहिए। वस्तु को हमेशा बाएं तरफ रखते हैं, दाएं तरफ नहीं रखते हैं। जिधर परावर्तक पृष्ठ होता है उधर से ही प्रकाश की किरण आती है, तभी तो टकरा करके वापस जाएगी, चमकीला रहेगा तब तो। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे
प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, उससे भी पहले हम लोग थोड़ा सा जानेंगे एफ तथा आर में रिलेशन। इस चित्र को बनाया, मिटा दिए, उसी से जो है कि निकलता हेडिंग बनेगा एफ तथा कैपिटल एफ नहीं स्मॉल एफ, यानी फोकस दूरी तथा कैपिटल एफ में संबंध। तो फिर से बनाते हैं, देखो ये अवतल दर्पण है, ये P है, ये C है, ये कैपिटल F है, और यहाँ से F से P तक की दूरी को स्मॉल f बोलेंगे, स्मॉल f बोलेंगे फोकस दूरी। C से P की दूरी को बोलेंगे कैपिटल R, वक्रता त्रिज्या। तो इस F और इस R में किस प्रकार का रिलेशन होता है, तो यहाँ पर साफ साफ दिखाई दे रहा है कि F स्मॉल f और कैपिटल R। कैपिटल R जो होता है वक्रता त्रिज्या होती है, फोकस दूरी की दुगना के बराबर होती है। R की जो वैल्यू होती है फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, R = 2f। याद रखना यही रिलेशन है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में रिलेशन है कि वक्रता त्रिज्या का मान फोकस दूरी के दुगना के बराबर होती है। यदि मैं इस पर कुछ सवालें दूं, क्वेश्चन दूं, जैसे मैं बोलूं कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी कितना है 10 सेंटीमीटर, तो वक्रता त्रिज्या कितना होगा। हम जान रहे हैं यहाँ पर कि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दुगना के बराबर है, यानी R = 2f। f का मान 10 सेंटीमीटर दिया है, R बराबर 2 × 10, यानी 10 का दुगना हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग आगे पढ़ेंगे प्रतिबिंब बनाना सीखेंगे। प्रतिबिंब कैसे कैसे बनता है, किस तरह से प्रतिबिंब बनता है, और कौन से कहाँ पर वस्तु को रखेंगे तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनेगा, और उसका उपयोग किस किस क्षेत्र में करते हैं, आम जीवन में कैसे उसका उपयोग करते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे। तो उसके लिए 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं प्रतिबिंब बनाने के लिए। तीनों इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझ लेंगे तो पूरा जो है कि प्रतिबिंब खुद से बना सकते हैं बिना किसी की सहायता से, आसानी से समझ में आएगा। तो हेडिंग है प्रतिबिंब बनाने के लिए कुछ 3 महत्वपूर्ण बिंदु। बिंदु यहाँ पर हम लोग प्रतिबिंब बनाने के लिए 3 महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनेगा, प्रतिबिंब जब बनाएंगे तो कौन कौन से 3 महत्वपूर्ण बिंदु को हम जो है कि फॉलो करेंगे, 3 रूल को, इसको यहाँ पर समझेंगे। पहला रूल है कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरण, यदि कोई किरण गोलीय दर्पण में मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो वो मुख्य फोकस से होकर के जाएगी। अवतल दर्पण की बात करें तो रियल में जाती है, और उत्तल दर्पण में वो मुख्य फोकस से होकर के जाती हुई प्रतीत होती है। तो यहाँ पर चित्र बना करके समझ लेते हैं तुरंत। अवतल दर्पण है, ये P है, C है, ये F है। इसके अनुसार, ये रूल के अनुसार, यदि कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे आई, टकराने के पश्चात हमेशा वो मुख्य फोकस से ही होकर के जाएगी। कहाँ से होकर जाएगी, मुख्य फोकस से होकर जाएगी, ये बोल रहा है। उत्तल दर्पण की बात करें हम, ये उत्तल दर्पण है, ये P है, C है, F है। मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई, परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के परावर्तित होती हुई प्रतीत हो रही है ऐसे। ये पहला नियम हुआ। इसी नियम का, तीनों नियमों का यूज करके जो है कि प्रतिबिंब का फॉर्मेशन, इमेज फॉर्मेशन करना सीखेंगे, इमेज फॉर्मेशन करेंगे। तो तीनों को ध्यान समझना। पहला हो गया। दूसरा जस्ट इसका पहले वाले का उल्टा है, यदि कोई किरण मुख्य फोकस से आती है, P है, F है, C है, कोई किरण यदि मुख्य फोकस से आती है, जैसे ही टकराएगी, टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण में भी देख लेते हैं। P है,
एफ है, सी है। कोई किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई, टकराने के पश्चात मुख्य फोकस से होकर के उल्टा, कोई किरण मुख्य फोकस की तरफ आ रही है, ऐसे ऐसे टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर ऐसे चली जाती है। ये है उत्तल दर्पण में होगा। इसी तरह से तीसरा बोल रहा है कि यदि कोई किरण वक्रता केंद्र यानी सी से होकर के आती है, अवतल दर्पण में रियल में आएगी सी से होकर के, या फिर उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में सी की तरफ आती हुई प्रतीत हो रही है किरण, तो वो कहाँ से होकर जाएगी, जिस रास्ते से आएगी उसी रास्ते से वापस चली जाएगी। जैसे मैं अवतल दर्पण की बात करूँ, ये अवतल है, ये सी है, ये एफ है। कोई किरण यदि जो है कि सी से होकर के ऐसे आ रही है, ऐसे आई सी से होकर के, टकराने के पश्चात इसी मार्ग से वापस चली जाएगी। ये अवतल दर्पण में पी है। इसी तरह उत्तल दर्पण की बात करें हम तो पी है, ये एफ है और ये सी है। कोई किरण ऐसे आ रही है जैसे कि सी की तरफ ही आ रही हो ऐसे, तो टकराने के पश्चात इधर से आई और इधर ही वापस चली जाएगी। ठीक है, तीनों नियम बहुत जो है कि तीनों को ध्यान से समझना है। एक बार भी समझ में नहीं आया तो फिर से जो है कि वीडियो को रिवर्स करके देखें, फिर समझिए। ये लिखा हुआ है कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरण हमेशा मुख्य फोकस से होकर जाती है। अवतल दर्पण में ऐसा होता है, उत्तल दर्पण में अथवा मुख्य फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती है, उत्तल दर्पण में होता है। ठीक है, दूसरा है मुख्य फोकस से होकर आने वाली प्रकाश की किरण अवतल दर्पण में आती है, रियल में आती है, और मुख्य फोकस की तरफ आती हुई प्रतीत होती है उत्तल दर्पण में, तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष समांतर हो जाती है। फोकस से आई समांतर हो गई, फोकस की तरफ आई समांतर हो गई। तीसरा है यदि कोई सी की तरफ आती है या सी से होकर आती है तो उसी मार्ग से वापस हो जाती है। तीसरा नियम, तीनों का यूज करके हम जो है अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से इमेज का फॉर्मेशन करेंगे। सो इसको ध्यान से समझ लेना। और ये पार्ट 1 वीडियो का पार्ट 1 हुआ खत्म। पार्ट 2 में जो है कि दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, अवतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना, और अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग, दर्पण सूत्र, आवर्धन, ये सब सारी चीज़ें पार्ट 2 में हम बताएंगे, वीडियो के पार्ट 2 में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है कि शेयर जरूर करें, जिससे सब लोग पढ़ सकें अच्छे से। ओके, थैंक यू।